जंगल में विशाल और रोहित एक दूसरे से बातें करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। वो दोनों चचेरे भाई थे। गांव में मंदी कुछ ज्यादा ही आ गई है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों को कर्जत जाकर ही कोई व्यापार करना होगा। अरे विशाल भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि व्यापार मुफ्त में होता हो। अरे व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता विशाल भाई? रोहित भाई, क्यों ना हम दोनों जामखेड़ के राजा विभीषण पाटिल से सहायता मांगने चले। मैंने सुना है राजा विभीषण पाटिल गरीबों की बहुत मदद करता है। बिल्कुल सही कहा विशाल भाई। रोहित ने इतना कहा ही था कि तभी विशाल की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो कि अवक खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर विशाल रोहित से बोला, मेरी आज तक समझ नहीं आया है कि आखिर ये महल है किसका। यहाँ से जल्दी जल्दी चलो विशाल भाई। कहते हैं कि इस मनहूस महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चलते चलते विशाल अचानक रुक जाता है। क्या हुआ विशाल भाई? मैंने सुना है पुराने महलों में धन छुपा होता है। क्या पता इस महल में धन छुपा हो। हम अंदर जाके देखते हैं। धन की बात सुनकर रोहित के मन में लालच जाग जाता है और दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उनकी नजर एक आकर्षक मूर्ति पर पड़ी। विशाल रोहित की ओर देखकर बोला, रोहित भाई, ये तो कोई राजा की मूर्ति लगती है। हाँ विशाल भाई, ये महल तो किसी बड़े महाराज का लगता है। रोहित ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़े आकार की चील उन दोनों के ऊपर उड़ने लगी। अचानक वो उन दोनों के सामने बैठकर उन दोनों को घूरने लगी। उस चील को देखकर वह दोनों घबरा गए। तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत गरीब हो। तुम्हें एक वक्त का भोजन भी अच्छे से नहीं मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ, मगर तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। विशाल डरते हुए कहता है, कौन सा काम? तुम दोनों को राजा विभीषण पाटिल के सबसे आखिरी पुत्र को इस महल तक लाना होगा। ये सुनकर रोहित बोला, ये काम हम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत अधिक पहाड़ा होगा। रोहित भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में सोने की गुफा का पता बताऊंगा। उस गुफा में से जितना भी सोना तुम लेना चाहो वह लेकर अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है, हमें 4 दिन का समय दे दो। तुम्हें 4 दिन का समय नहीं बल्कि 10 दिन का समय देता हूँ। अगले हफ्ते तुम राजकुमार को यहाँ पर ले आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। विशाल और रोहित उस खंडर महल से बाहर निकल आए और सीधे अपने घर पर आ गए। उन दोनों का परिवार एक ही घर में रहता था। विशाल के दिमाग में अब भी वो घटना चल रही थी। विशाल का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी कामिनी उससे बोली, क्या बात है जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? विशाल अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम ही बताओ कामिनी, हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें उस महल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। कहीं तुम महाराज विभीषण पाटिल के पुत्र का अपहरण करना तो नहीं सोच रहे हो ना? हाँ कामिनी, वही सोच रहा हूँ। कब तक ऐसा गरीबी वाला जीवन जिएंगे? हमारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। विशाल की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो ये था कि विशाल की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन विशाल रोहित के पत्नी सगुना से बोला, क्या कल रोहित ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था, और मैंने तो धड़ से हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही राजकुमार सुमित का अपहरण करने की योजना तैयार करने को प्रारंभ कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद विशाल और रोहित घर से बाहर निकल आए। रोहित विशाल से बोला, विशाल भाई, हमारी दोनों पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गईं, लेकिन हम दोनों राजकुमार अशोक का अपहरण कैसे करेंगे? चिंता मत करो रोहित भाई। मेरी पत्नी बता रही थी कि राजा विभीषण पाटिल का छोटा पुत्र राजकुमार सुमित सिर्फ 8 वर्ष का है और राजकुमार सुमित को एक दासी दोपहर के समय महल के बाहर वीसाई के बगीचे में खिलाने के ले जाती है। हमें सिर्फ चुपके से नजर बचा के राजकुमार को ले आना है। विशाल और रोहित बातें करते करते बगीचे के पास आ गए और बड़ी होशियारी से बगीचे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि एक दासी राजकुमार को घास में बिठाकर दूसरी दासी से बातें कर रही थी। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से राजकुमार सुमित को खिलौने का लालच दिखाकर अपने साथ लेकर आए और राजकुमार को लेकर सीधे उस जंगल की ओर आ गए जहाँ पर पुराना महल बना हुआ था। वो दोनों राजकुमार सुमित को लेकर जैसे ही उस महल के अंदर घुसे तभी वो चील उड़ती हुई उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों ये काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो।
हमें उस सोने की गुफा का पता बताओ। तब चिल ने उनको उस गुफा का पता बताया। फिर विशाल और रोहित खुश होकर महल के बाहर आ गए और चिल ने बताए हुए रास्ते से सोने की गुफा की तरफ जाने लगे। कुछ घंटे चलने के बाद वह गुफा के पास आ गए। ये देखो गुफा। विशाल भाई जल्दी चलो। अंदर जाते ही उन्हें सोने के सिक्के चारों तरफ बिखरे हुए दिखते हैं। सोने के सिक्कों को देखकर रोहित चीखते हुए विशाल से बोला, अरे वाह विशाल भाई, हम तो धनवान हो गए। सही कह रहे हो रोहित भाई, इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अब देर मत करो, जितनी जल्दी जितना सोना उठा सकते हो उठा लो। विशाल और रोहित ढेर सारा सोना उठाकर सीधा अपने घर ले आए। इतना सारा सोना देखकर उन दोनों पत्नियों की आंखें चौंक गईं। हमारी गरीबी के दिन अब दूर हो गए, अब हम धनवान हो गए। सगुना ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बेरंग वस्त्र पहने हुआ एक पुरुष वहां पर प्रकट हो गया। उस ताकतवर पुरुष को देखकर विशाल और रोहित पूरी तरह से घबरा गए और रोहित विशाल की तरफ देख के बोला, ये तो वही इंसान है जिसकी मूर्ति हमने उस पुराने महल में देखी थी। तभी वह इंसान बोला, तुम दोनों मूर्खों ने धन के लालच में आकर तुमने अपने राजा से ही गद्दारी कर दी और उसके पुत्र को मेरे पास ले आए। मुझे पुनर्जीवित होने के लिए और अपना इंसानी शरीर पाने के लिए 2 लालची औरतों और राजा के पुत्र की आवश्यकता थी, जो कि तुम दोनों ने बड़ी आसानी से पूरी कर दी। इतना बोलकर वो इंसान उनकी पत्नियों की तरफ देखने लगा। अचानक वो तीनों वहां से गायब हो गए और वहां का ढेर सारा सोना भी गायब हो गया। ये देखकर विशाल और रोहित बुरी तरह से घबरा गए। विशाल भाई, ये सब क्या हो गया? रोहित भाई, लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विशाल ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। तुम दोनों की वजह से राज्य और राज्य के वासी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? विशाल और रोहित ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने एक साधु राजा विभीषण पाटिल के साथ खड़ा हुआ क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। राजा विभीषण पाटिल गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, मन तो करता है तुम दोनों का गला इसी समय काट दूं, लेकिन क्या करूं, मुझे साधु महाराज ने रोक रखा है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना राजन, नहीं तो तुम अपनी सौतेले भाई को कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन साधु महाराज, इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे छोटे पुत्र सुमित का अपहरण किया है और आप कहते हैं कि मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं। मत भूलो राजन कि इन दोनों को राजकुमार सुमित को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। अगर मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से नहीं बताता कि राजकुमार सुमित का अपहरण किसने किया है, तो तुम कभी नहीं जान पाते। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़े। राजकुमार सुमित अभी सुरक्षित है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा सौतेले भाई ने इस संसार में फिर से वापसी की है, जो कि संसार के लिए बहुत ही घातक है। तब विशाल और रोहित समझ गए कि वो मूर्ति किसी राजा की नहीं थी, वो तो राजा के सौतेले भाई की थी। तब उन्होंने साधु से कहा, वो इंसान तो मेरी और रोहित की पत्नी को लेकर अचानक गायब हो गया। तुम दोनों की मूर्खता की वजह से ही उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल रही हैं। अब तुम दोनों मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। रोहित कांपते हुए सारी घटना साधु को बताने लगा। सारी घटना सुनने के बाद साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, जानते हो वो चील क्या करना चाहती है? नहीं साधु महाराज, आखिर वो चिल क्या करना चाहती है? वो चील कोई और नहीं बल्कि राजा विभीषण का सौतेला भाई था, जिसे मैंने वर्षों पहले अपनी शक्ति से चील में परिवर्तित कर दिया था। क्योंकि राजा विभीषण पाटिल का सौतेला भाई अपने सारे परिवार को मारकर सारे राज्य को हथियाना चाहता था। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू किया। उस समय राजा विभीषण के पिता का महल वही था, जो अब खंडर हो चुका है। तभी राजा विभीषण पाटिल साधु से बोले, लेकिन अब क्या होगा साधु महाराज? कहते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। मेरे पास भगवान शंकर जी का भस्म है, वो उस पर डाल दिया तो वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। पिछली बार मैंने उसे दया के कारण खाली चिल में कैद कर दिया था, अब उसे पूरी तरह से भस्म कर दूंगा। चलो मेरे साथ, आज अमावस्या की रात है। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमें उस महल के अंदर पहुंचना होगा। कुछ ही देर में वो सब महल के अंदर खड़े हुए थे। तभी राजा विभीषण की नजर राजकुमार सुमित पर पड़ी, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और वो चील राजकुमार को घूर रही थी। राजकुमार के अगल बगल में ढेर सारा सोना भी पड़ा हुआ था और उसी सोने के ढेर पर विशाल और रोहित की पत्नी भी बेहोश पड़ी हुई थी। राजा विभीषण पाटिल पुत्र की ओर जैसे ही आगे बढ़ा, तभी साधु चीखते हुए बोले, आगे मत बढ़ना राजन, वो कोई साधारण चील नहीं है। तभी वो चील साधु की ओर देखते हुए बोली, तो तू यहाँ तक आ गया साधु?
लेकिन अब तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं। 12 बजते ही मैं अपनी चोंच से इन सबको मार डालकर खा जाऊंगी। उसके बाद से दोबारा अपनी इंसानी शरीर में आ जाऊंगी। फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु चीखते हुए चील की ओर देखकर बोले, 12 बजने में अभी कुछ समय बाकी है दृष्ट। तेरी एक कमजोरी मेरे पास है। पिछली बार तुझे मैंने छोड़ दिया था, इस बार अब तुझे मैं भस्म करके ही रहूंगा। इतना बोलकर साधु ने वो भस्म निकाल लिया। साधु के हाथ में भस्म देखकर चील बुरी तरह से घबरा गई और बोली, माफ करो साधु जी, इस बार मुझे छोड़ दो। इसके बाद मैं लौट के वापस कभी नहीं आऊंगा। जब मैंने तुझे चील के रूप में परिवर्तित किया था, तब मैंने तुझको बहुत तलाशा था, लेकिन मुझे तू नहीं मिला। लेकिन आज मुझे इन 2 मूर्खों से पता चला कि तू यहाँ छुपा है। और साधु चिल के पास जाकर वो भस्म उस पर डाल देता है। भस्म डालते ही चिल वहीं पर मर जाती है और वहाँ से सारा सोना गायब हुआ। इधर राजकुमार विशाल और रोहित की पत्नी को भी होश आया। हमें क्षमा कर दीजिए राजन, ये सच है कि लालच ने हमें अंधा कर दिया था। इस महल के अंदर प्रवेश करने से पहले हम आपके ही पास मदद के लिए आने वाले थे महाराज, लेकिन हम चील की बातों में आ गए। साधु राजा की ओर देखकर बोले, इन दोनों को क्षमा कर दो राजन। इनकी गलती की वजह से ही तुम्हारा सौतेला भाई आज नरक में पहुंच गया, वरना भविष्य में कभी ना कभी वो किसी ना किसी को अपना मोहरा जरूर बनाता। राजा विभीषण पाटिल ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और ढेर सारा धन भी दे दिया।